उस विचारधारा के लोगों ने कभी सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख को भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो औरतें निकली और उसके बाद आज ये शिक्षा हासिल करने का जो अधिकार है, तमाम महिलाओं का ज्ञान हासिल करने का जो अधिकार है, उसको जमीन पर उतारने का काम हुआ। तो इसलिए हम उनकी विरासत को लेके आगे बढ़ रहे हैं जहां महिला अपने अधिकारों के लिए लड़ती रही है। जिस तरीके से बिहार में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इस उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है। लेकिन अभी जो नई सरकार बनी है उसके जरिए हम क्या देख रहे हैं? जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा मंत्री नहीं, वो झाड़ फूंक मंत्री है। वो अपना ही झाड़ फूंक करवाने में लगा हुआ है। तो ऐसे लोग इस देश के भीतर अंधविश्वास को, कुरीतियों को, तमाम तरह के रूढ़िवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं और उसके ठीक विपरीत खड़ी हमारी ताकत है, हमारी विचारधारा है। हम तमाम तरह के अंधविश्वासों के खिलाफ, तमाम तरह की रूढ़ियों के खिलाफ, तमाम तरह की कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हुए एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिस समाज में औरत होने की वजह से, जिस समाज में दलित होने की वजह से, जिस समाज में गरीब होने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से किसी को सिर झुका के न चलना पड़े, हर आदमी सिर उठा के सम्मान के साथ आगे बढ़ सके, हमारी ये लड़ाई है। आज जो तमाम तरह के हम संकट झेल रहे हैं, रसोई गैस नहीं मिल रही है, तमाम दिक्कतें हैं, काफी बातें होंगी, समय कम है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बिहार में लगातार अपने हक, अपने अधिकार की लड़ाई यहाँ के गरीब लड़ते रहे हैं, यहाँ की महिलाएं लड़ती रही हैं। उस आंदोलन को, उस लड़ाई को आज और मजबूत करने की जरूरत है। इनकी लाठियां, इनकी नफरत की पूरी राजनीति, इनका समाज को तोड़ देने का पूरा प्रयास, अपराधियों, अन्यायियों, अत्याचारियों को हर जगह बिठा देने की इनकी कोशिश, इसके खिलाफ एक नई संस्कृति बनाने की जरूरत है, एक नया माहौल बनाने की जरूरत है और उसको लेकर हम तमाम लोग लड़ रहे हैं। ये लड़ाई चलेगी और इसमें महागठबंधन के तमाम लोग इस बिहार के भीतर, इस देश के भीतर एक लोकतांत्रिक समाज बनाने की लड़ाई, एक लोकतांत्रिक राज बनाने की लड़ाई में शामिल हों और हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद सर। मीना जी ने बहुत सही फरमाया है। मुझे लगता है कि बिहार में जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उन्होंने शिक्षा की जो मर्यादा है, एक जो मूल्यबोध है, रोज अपने बयानों से उसको रौंद रहे हैं। सरेआम ये बोल रहे हैं कि लड़कियों को शिक्षा की क्या जरूरत है। वो सरेआम बोल रहे हैं, ये तंत्र मंत्र पाखंड को लेकर के बात कर रहे हैं। इसलिए मैं तो मानता हूं कि पूरे बिहार के तमाम शिक्षा प्रेमियों को, छात्र नौजवानों को इस लंपट शिक्षा मंत्री को मंत्रिमंडल से भगाने को लेकर के एक बड़े आंदोलन में जाना होगा और ये संकल्प हमारा ये सम्मेलन लेता है। हमने अपने इस सम्मेलन के मौके पर याद किया है रामशरण शर्मा को, बड़े इतिहासकार रामशरण शर्मा जी, डॉक्टर DN झा, डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, राधाकृष्ण चौधरी, जिन लोगों ने संपूर्ण बिहार में और देश में इतिहास को एक इतिहास दृष्टि देने का काम किया, एक ज्ञान विज्ञान को स्थापित करने का काम किया। इसलिए पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ इस दौर में संघर्ष की जरूरत है और भाकपा माले उस संघर्ष के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर करता है और उनकी विरासत को बढ़ाने का बुलंद आवाज प्रकट करता है। अब हमारे बीच में अगले वक्ता के रूप में ललन चौधरी जी हैं। ललन चौधरी जी CPIM के राज्य सचिव हैं। आइए ललन जी।
अध्यक्ष मंडल के साथी राष्ट्रीय नेता दीपांकर भट्टाचार्य, आरजेडी के तमाम अध्यक्ष सहित नेतागण, भाइयों और बहनों, आज देश एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। जो वर्तमान सरकार है उसने बहुत सारे वादा किया था, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, वादा किया देश के सामने, जो देश से बाहर विदेश में जो काला धन है उसको हम लावेंगे ही नहीं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे 15-15 लाख। हुआ क्या? हुआ उल्टा। देश का ही रुपया इनके लोगों ने, इनके मित्र मंडली ने लेकर के विदेश चले गए। हम कहना चाहते हैं, जो उन्होंने किसानों की आमदनी दुगुना करने की बात कही, दुगुना क्या होगा? बड़े भारी पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनके जो खरीद का कीमत है वो इतना कम है, जो खेती हमारा घाटा का सौदा हो गया है। किसान उसमें लगे हुए हैं और उनकी दुर्दशा जारी है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। कहाँ 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया? कहाँ है आपका नौकरी? बल्कि छटनी शुरू है। एक एक कंपनी में 10-10 हजार लोग एक लेटर से निकाले जा रहे हैं। मल्टीनेशनल के बड़े बड़े जो दुकान यहाँ हैं वो है। आप हम कहना चाहते हैं, ये सरकारी उद्योग जो हमारे यहाँ था, जो बने, उन तमाम उद्योगों को आपने कहाँ दे दिया? भेज दिया अडानी अंबानी के यहाँ। आपने भेज दिया पूरे कैपिटल को, बैंक को, LIC को, GIC को। आपने क्या किया? रिजर्व बैंक को, ये तमाम जो हमारी धरोहर थी उसको आपने बर्बाद कर दिया और समूचा देश एक खतरे के निशान पर खड़ा है। आज से 3 दिन पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कुछ कहा कि देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। साथियों, हम इन बातों की चर्चा आपके इस 12वें सम्मेलन में इसलिए किया, जो आने वाला समय और ही संकटपूर्ण होगा और हो रहा है। उन्होंने पूरी राजनीति को नफरत की राजनीति में बदला। देश का एकता, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के ताकतों के बदौलत 1857 से 1947 तक इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो बगावत हुआ, उसकी एकता की कड़ी यही थी। उसको आप तोड़ रहे हो, उसी को तुम बर्बाद कर रहे हो, देश को विभक्त करना चाहते हो, सांप्रदायिक विभाजन करना चाहते हो और दंगाइयों का नेता बने हुए हो। कब तक यह चलने वाला है? साथियों, हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, जो अभी उन्होंने जो लेबर कोड बनाया 4, तमाम को उलट के ये गुलामी है। 8 घंटा ड्यूटी नहीं होगा, 12 घंटा होगा, 14 घंटा होगा, ओवर टाइम नहीं होगा, किसी तरह का उनकी बढ़ोतरी नहीं होगी। मजदूरों की हालात यह कर दिया आपने। आपको हम कहना चाहते हैं कि इसमें आपने मजदूरों के तमाम अधिकार को छीन लिया। ये है आपके काम करने के तरीके। नरेगा का जो राइट टू वर्क का था, बड़े संघर्ष के बाद यह देश के अंदर में बना था, उसको आपने कहां पहुंचा दिया? उस तमाम को छत बिछत करके आपने इसको समाप्त ही कर दिया है। नरेगा समाप्त हो गया। गांधी जी से आपको जितनी दूरी बनाना हो, जितना आप उनकी आलोचना कीजिए, ये आपको अधिकार है। लेकिन आपके पूर्वजों ने देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन की हत्या की थी। कहां? तो बिरला मंदिर में जाते हुए आपके पूर्वजों ने गांधी की हत्या की और देश को आपने उस दिन तय किया था
जो हम देश को एक हिंदू राज्य बनावेंगे, एक सांप्रदायिक राज्य बनावेंगे, क्या इस बात का कहीं कोई है लेखा जोखा होगा कि नहीं? देश करेगा। हम इस सम्मेलन के अवसर पर आपसे कहना चाहते हैं, हम तमाम प्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं, यहीं से वामपंथ और डेमोक्रेटिक फोर्स की कार्रवाई बढ़ेगी। यही वो बिंदु है जहां हमको एकताबद्ध होने की जरूरत है। यही वो बिंदु है इस शासक वर्ग के खिलाफ बगावत का झंडा खड़ा करना है। कई साथी ने कहा बिहार की हालात आप जानते हैं। एक दिन सभ्य समाज नहीं बचा रहा है। अखबार आप पढ़िए, जिस तरह से छोटी छोटी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो, उसकी हत्या हो, जघन्य अपराध किए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ जो बात हो रही है बिहार में, बिहार की सभ्यता तार तार हो गई है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जरा पूछिए एक विभाग इनका है बिहार में जो बिना घूस का चलता हो, बिना घूसखोरी का चलता हो, बिना रुपया लिए हुए चलता हो? ये जीरो टॉलरेंस है। विकास की बात की चर्चा वो करते हैं, जरा पूछिए बिहार की क्या हालत है? क्या कहता है नीति आयोग? इतने जीरो पर है, नंबर लास्ट में है, इसकी गरीबी रेखा से सीमा नहीं है और शिक्षा का केंद्र है। ये सब बिहार, ये विकास है क्या? विनाश का रास्ता आप जा रहे हो। हम आपसे कहना चाहते हैं इस सम्मेलन के अवसर पर आप तमाम कार्यकर्ता भाइयों से, नेताओं से कहना चाहते हैं कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देश ने सौंपी है और वो बड़ी जिम्मेदारी हम समझते हैं बिहार से शुरू होगा। आपके 12वें सम्मेलन के बाद आप निश्चित रूप से कुछ ठोस बात तय करेंगे। वामपंथी एकता एक स्लोगन नहीं बल्कि जद्दोजहद की ताकत है। सेकुलर फोर्स को इकट्ठा करना वामपंथ की सबसे बड़ी कामयाबी होगी और इन तमाम ताकतों को इकट्ठा करके हम लड़ाई के मैदान में जाएंगे। और हम आपसे कहना चाहते हैं संघर्ष से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और उसी रास्ते से बिहार परिवर्तित होगा। बिहार जब परिवर्तित होगा तो देश की राजनीति का केंद्र भी बिहार बनेगा, क्योंकि इतिहास तो इसी बात का साक्षी है। 74 आंदोलन कैसे हो गया? सब नेतागण यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। 74 आंदोलन ने देश को एक मजबूत जन आधार दिया। एक बड़े मोर्चे पर लड़ाई हुई, डेमोक्रेसी बचाए गए। आज डेमोक्रेसी खतरा में है। कह रहे थे हमारे नेतागण जो ये चुनाव आयोग है, क्या है ये चुनाव आयोग? इससे अच्छा तो वीडियो है प्रखंड का, जो कम से कम विधायक से डरता भी है। चुनाव आयोग तो पूरा का पूरा सरकार का एजेंट हो गया। चुनाव आयोग ने तो पूरे चीजों को बदल दिया। आज देख रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्या हालत है। भारत का संविधान जिस दिन ये 2/3 हो जाएंगे, भारत का संविधान बदलेगा। संविधान बदल के वो देश को हिंदू राज्य में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। भारी बगावत होगा देश में। हम आपसे कहना चाहते हैं, वामपंथ के साथियों से कहना चाहते हैं, सेकुलर फोर्स से कहना चाहते हैं, यहीं से आपकी भूमिका शुरू होगी। यहीं से इस सम्मेलन के बाद एक बिहार का नक्शा बदलेगा। एक बड़ी लड़ाई की ओर हम बढ़ेंगे, संघर्ष से समाधान की ओर बढ़ेंगे और परिवर्तित बिहार ही देश के राजनीति का नेतृत्व करेगा। और एक बड़ी लड़ाई की योजना निश्चित रूप से तमाम लोग बैठ करके बनावेंगे और इस परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ावेंगे। इन्हीं बातों के साथ, इसी अपील आग्रह के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं जो आपने संघर्ष के बिगुल को फूका है। आपको लाल सलाम करते हैं। जब बिहार बदलेगा, देश की राजनीति बदलेगी, मोदी जाएगा। हम इसलिए आपको कहते हैं, बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली ताकत, सबसे बड़ा ट्रेडर्स, सबसे ज्यादा संपत्ति रखने वाला, सबसे ज्यादा हथियार रखने वाला आज चारों खाना चित पड़ा हुआ है। आज नेटो टूट गया, समूचा अरब उनके खिलाफ है। चीन को बहादुरी का तगमा देना चाहिए, चीन खड़ा हो गया पीछे से। जब उन्होंने कहा कि क्यूबा पर हम कब्जा कर लेंगे, चीन का फौजी सेना आगे बढ़ गया। आप समझिए, रूस की सेना खड़ी हो गई। आज
ट्रंप की हालात क्या है? ट्रंप के मित्र है मोदी जी, परम मित्र है। यस नो, उठो बैठो, तेल लो तेल नहीं लो, गैस लो गैस नहीं लो, देश की आजादी को आपने गिरवी रख दिया। विदेश नीति हमारी आपने खत्म कर दी। देश इस को देख रहा है, दुनिया भी देख रहा है। साथियों, इसलिए कठिन परिस्थिति में हमको, आपको, तमाम लोगों को, देश के नागरिकों को लड़के संघर्ष करके ही चीज को परिवर्तित करने की जरूरत है। इसी आह्वान के साथ, इसी अपील के साथ आपके इस सम्मेलन का, 12वां सम्मेलन का हम लाल सलाम करते हैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से, जो आने वाले इस कठिन चुनौती को स्वीकार करके परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ावेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद ललन जी। 4 लेबर कोड के खिलाफ संपूर्ण देश में मजदूरों का आंदोलन तेज है और जगह जगह फैक्ट्रियों के सामने, सड़कों में बड़े प्रतिरोध हो रहे हैं। और इसी को और आगे बढ़ाने के लिए खेत मजदूर संगठनों और नरेगा संघर्ष मोर्चा की ओर से 20 मई को बिहार में ग्रामीण मजदूरों की हड़ताल, मनरेगा मजदूरों की हड़ताल होगी। गांव-गांव से गरीब दलित मजदूर अपने पंचायत भवन पर जाएंगे और वहां पर ये मांग करेंगे कि मनरेगा को पुनर्बहाल करो, राम जी का झुंझुना नहीं चलेगा, 200 दिन काम और 700 रुपये मजदूरी देना होगा। इसको लेकर के और वहां से हर पंचायत से मजदूरों की ओर से एक प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ये हमारे सम्मेलन का प्रस्ताव आएगा और यहाँ से जाने के बाद 20 तारीख को हम लोग अपने पंचायतों पर जाकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में प्रोफेसर मुनेश्वर यादव मौजूद हैं। मुनेश्वर यादव मिथिला यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के भी पदाधिकारी रह चुके हैं। उनसे आग्रह है कि कृपया आप मंच पर आ जाएं। गीता यादव जी हैं, उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आ जाएं। अगले वक्ता के रूप में मैं शशि यादव को आमंत्रित कर रहा हूं। शशि जी सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, ऑल इंडिया स्कीइंग वर्कर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव हैं। शशि जी। भाकपा माले के 12वें राज्य सम्मेलन के खुले सत्र का संचालन कर रहे धीरेन्द्र झा जी, मंच पर दीपांकर भट्टाचार्य जी सहित तमाम महागठबंधन के नेतागण और तमाम अतिथिगण और पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे प्रतिनिधि साथियों, मैं आप तमाम लोगों को अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। साथियों, तमाम वक्ता ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है और आप तमाम लोग देख रहे हैं कि आज पूरे बिहार सहित पूरे देश में आज मजदूरों का आंदोलन चारों तरफ फूट पड़ा है। मजदूर आज अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर तमाम फैक्ट्रियों में आज उस मांग को लेकर के जो 125 साल पहले जिस मांग को उन्होंने हासिल किया था 8 घंटे काम का, आज फिर से उस मांग को लेकर के आज वो सड़कों पे है कि हम 8 घंटा काम करेंगे और जीवन जीने लायक हमें मजदूरी चाहिए। इस मांग को लेकर के आज सड़कों पे हैं। आज वो लाठियां खा रहे हैं। आज भी उत्तराखंड के मजदूरों पर लाठियां चली हैं। लाठियों की परवाह किए बगैर तमाम मजदूर आज इस तानाशाह सरकार से लोहा लेने का काम कर रही है। दूसरी तरफ बिहार के अंदर जो एक बार अब भाजपा सामने से आ चुकी है, सत्ता पर आसीन हो चुकी है और आपने देखा कि सत्ता पर शपथ ग्रहण करते ही हमारे बिहार में लाठियां चली और दर्जनों लोग घायल हुए और इसके साथ ही हमारी बेटियों के ऊपर भी हमले बढ़ गए हैं। बिहार के अंदर नीट छात्रा को न्याय नहीं मिला, मगर अभ्यर्थी हमारे छात्रों को कमर में रस्सा बांध करके जेल में ले जाया गया, जैसे वो लगता था कि कितने बड़े अपराधी हैं। मगर नीट छात्रा के अपराधी को कमर में रस्सा नहीं बांधा गया।
बल्कि उनको बेल दे दिया गया। तो ये बिहार में जो खेल चल रहा है, इस खेल का हम तमाम लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा साथियों। और इसके साथ ही आज जो हमारी स्कीम वर्कर बहनें हैं, आज वो ट्रेड यूनियन आंदोलन में स्कीम वर्कर, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील वर्कर हो, एक मजबूत भूमिका निभा रही हैं। वह भी सरकार से, तानाशाह सरकार से लोहा लेने का काम कर रही हैं। जिस समय सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण किया, इन लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि आशा बहनों को जो हेल्थ की रीढ़ है, आज 9 माह से उनको पैसा नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं कि उसका परिवार कैसे चलेगा। सरकार कहती है कि खजाना खाली है, आंगनबाड़ी बहनों को पैसा नहीं दे रहे हैं, मिड डे मील बहनों को पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इन तमाम प्रश्नों को लेकर के आज स्कीम वर्कर बहने हो, चाहे हमारे बीच में बैठे हैं विकलांग संगठन के लोग, आए हैं ग्रामीण चिकित्सक के लोग, आज सारे लोग भाकपा माले के तरफ पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि जो ग्रामीण ये सर्वेक्षण कर्मी है, वो सर्वेक्षण कर्मियों के आंदोलन को मजबूती के साथ AICCTU लड़ा है, जिनको कि निकाल दिया गया था। मगर उन प्रश्नों पर जब हम लोगों ने संघर्ष किया, सरकार को पीछे हटना पड़ा और तमाम सर्वेक्षण कर्मियों को वापस लेना पड़ा। ये आज हम लोगों ने लड़ करके इन तमाम प्रश्नों पे एक जबरदस्त रूप से बिहार के अंदर हम लोगों ने भूचाल लाने का काम किया है। मगर इस सम्मेलन के माध्यम से हम और इन प्रश्नों पे पूरी गंभीरता के साथ हम लोग बात करेंगे और पूरे बिहार के अंदर ये तमाम संघर्ष करने वाले जो भी साथी हैं, इन तमाम लोगों के सवालों को भाकपा माले मजबूती के साथ बुलंद करता रहा है और आगे भी मजबूती के साथ इन प्रश्नों को लेकर के इस भाजपा जैसी ताकत से लोहा लेने का काम करेगी। क्योंकि भाजपा को भाकपा माले और महागठबंधन की ताकतें ही एक एक करके ध्वस्त करेगी और पूरे महागठबंधन की ताकत को बिहार में हम लोग मजबूत हैं और आगे मजबूत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। भाकपा माले के सांसद और पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बड़े नेता कॉमरेड राय राम सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। आग्रह है कि वो आए और अपना वक्तव्य रखें। इस सत्र का संचालन कर रहे पार्टी के मिथिला के प्रभारी, पॉलिट ब्यूरो के मेंबर साथी धीरेन्द्र जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के महासचिव दीपंकर जी, वरिष्ठ नेता सुदेश भट्टाचार्य जी, यहाँ मौजूद राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी, आत्मी साहब, ललित जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बिहार के मदन मोहन झा जी, IP गुप्ता जी, बाल गोविंद जी, CPI CPM के हमारे दोनों नेतागण नरेश पांडे जी, ललन चौधरी जी, मंच पर उपस्थित अन्य नेतागण और बिहार के कोने कोने से आए हुए तमाम नेतागण, दरभंगा के नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सबको मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। 2-3 बातें इस मौके पर साझा करना है। बंगाल के चुनाव, तमिलनाडु के चुनाव से जो संकेत आ रहे हैं और उससे देश में जो संविधान खत्म करने की, लोकतंत्र खत्म करने की बात आ रही है, तो उस पर साफ तौर से हम मोदी जी से कहना चाहेंगे कि मोदी जी, अगर आप कहते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली, आज भी आज़ादी मिलेगी, तो हम फिर वही बाबा साहब वाला संविधान दोबारा लिखेंगे, दूसरा नहीं लिखेंगे। उसमें फिर से धर्मनिरपेक्षता लिखा जाएगा
आपके तर्क को हम नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मुसलमानों के लिए दे दिया। जी नहीं, हमारे अगर 20 करोड़ मुसलमान हैं देश में, तो दुनिया के तमाम देशों से हम गहरी मित्रता कायम करेंगे और नया व्यापार संबंध कायम करेंगे, हितई कुटमैती करेंगे। अगर फिर से लिखेंगे उसमें संघीय ढांचा होगा भारत। कोई अभी एक बयान देखा हमने, ये सीता की अग्नि परीक्षा लेने वालों से की तरफ से कि रावण और हिरण्यकशिपु के वंशज बहुत थोड़े बच गए। हम कहना चाहते हैं कि इस देश में अगर ये देश का इतिहास आर्यों का इतिहास है, तो द्रविड़ों का इतिहास भी इसी देश का इतिहास है। वो भी हमारे इतिहास का ही हिस्सा है, वो भी आज का हिंदुस्तान है। इसीलिए बांटने की कोशिश मत करिए। परिसीमन में आपने चालाकी से, उस दिन मोदी जी का भाषण भी सुनिए, बहुत चालाकी से मीना जी इस पर बात रख चुकी हैं, था परिसीमन बिल। वो पूरे देश में 2/3 सीटों को रीडिजाइन करना चाहते थे लोकसभा के, कि बस हम ही जीतें। दक्षिण राज्यों में अगर हमारी बढ़त नहीं हो रही है तो नहीं हो, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों की गारंटी हम करें। असम और कश्मीर की तरह तोड़ तोड़ करके विधानसभाओं का, राज्यसभा, लोकसभा का सीटों का हम परिसीमन करें। लेकिन पूरा विपक्ष वो जान रहे थे कि कहीं तृणमूल और सीपीएम लड़ रही है, कहीं कांग्रेस और सीपीएम लड़ रही है, अच्छा मौका है, अभी विपक्ष एकताबद्ध नहीं होगा। लेकिन पूरा विपक्ष एक रहा और संविधान संशोधन करने की इनकी कोशिश को पार्लियामेंट में हम लोगों ने नाकाम कर दिया, इनको पीछे ढकेल दिया। और उसी तरह से अभी साउथ में ये गेम खेलने की कोशिश किए कि जो विजय आए जीत करके तो भाजपा के गोद में उनको ले लें। इंडिया गठबंधन ने ये होने नहीं दिया। साफ साफ कहा कि हम तमिलनाडु के स्वाभिमान की जो राजनीति है उसमें हम आपके साथ हैं और हम संघात्मक ढांचा हिंदुस्तान का रहेगा, इसकी गारंटी करेंगे। आप जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, सेक्युलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं, समाजवाद को खत्म करना चाहते हैं, शब्द को हटाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो ये हम चलने नहीं देंगे। बिहार भाकपा माले का सबसे मजबूत इलाका है। यहाँ पार्टी के नेतृत्व देने वाले तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं और इंडिया गठबंधन के नेताओं को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की मजबूत रीढ़ के बतौर हर कुर्बानी देने के लिए भाकपा माले का एक एक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहेगा, लड़ने के लिए तैयार रहेगा। हम बुलडोजर राज बिहार में नहीं चलने देंगे, देश में हम तानाशाही नहीं चलने देंगे, हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। एक डिबेट चल रहा था, अमित शाह जी भगत सिंह और लेनिन की आलोचना तक चले गए। हमने कहा कि बहुत अच्छा अमित शाह जी, इतिहास का यह विभाजन हमें मंजूर है। आप जार के पक्ष वाले हैं, आप जमींदार के पक्ष वाले हैं और हम मजदूर किसान के पक्ष वाले हैं। हम लेनिन के पक्ष वाले हैं, हम भगत सिंह के पक्ष वाले हैं। अब इतिहास की यह लड़ाई निरंतर चलेगी, लगातार चलेगी और इस लड़ाई में आपको अंततः हारना होगा। हम पूंजीवाद का यह जो सपना है, जो इजराइल में बच्चों को, आप इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन में बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, युद्ध के सारे नियमों को, जो कन्वेंशंस बने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सबको ताक पर रख दिया है। रेड क्रॉस की गाड़ियों पर बम नहीं मारना है, फूड पैकेट्स बच्चे लेने जा रहे हैं भूख से मरते हुए, उस पर हमला नहीं करना है। पानी पहुंचाने क्या उपाय है, उस पर हमला नहीं करना है। सारे खत्म कर रहे हैं आप। तो हम कहना चाहते हैं कि यह पूंजीवाद आज कॉरपोरेट पूंजीवाद साम्राज्यवाद में तब्दील होकर के वो मानवता का दुश्मन बन गया है। मानवता को यह इतिहास का अंत मंजूर नहीं है। मानवता हमेशा समतामूलक समाज का, समाजवाद का सपना देखेगी
और भाकपा माले और अन्य कम्युनिस्ट पार्टियां और भगत सिंह जैसे लोग हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे और हम ये सपना देखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आप कहने की कोशिश करते हैं हमारी जड़ विदेश में नहीं है, हमारी जड़ इस देश के अंदर है। आज बाबा नागार्जुन को माला हमने दिया, बाबा नागार्जुन में पूरा भक्ति आंदोलन बसता है, बाबा नागार्जुन में पूरा भोजपुर बसता है, भोजपुर का किसान आंदोलन बसता है, बाबा नागार्जुन में तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज बसती है। यह बुद्ध की धरती है। आज भी जब हम संविधान लिखेंगे तो जैसे ओरिजिनल संविधान पर प्रथम अध्याय के पहले बुद्ध की तस्वीर है तो वहीं रहेगी। यह युद्ध का देश नहीं है, यह बुद्ध का ही देश है। और जो भारत में भौतिकवाद की परंपरा रही है, हम भौतिकवाद के ही अगली कड़ी के बतौर आज यहाँ खड़े हैं। आप खुश होते रहिए कि केरल में भी हमने जो वामपंथी सरकार थी हरा दिया। हम आपसे कहना चाहते हैं कि भाकपा माले आज कम्युनिस्ट आंदोलन को एक करने की तरफ लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों झारखंड में एक बड़ी एकता हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में एक बड़ी एकता हुई। और आप घबराइए नहीं, फांसीवाद इस देश की जनता को मंजूर नहीं है। आप चालाकी करके तिकड़म करके जीत जा रहे हैं, लोगों के भावनाओं को मैनिपुलेट करके आप बरगला ले रहे हैं। तो हम राजनीतिक वैचारिक लड़ाई में भी हर मोर्चे पर आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मामले में भी, इतिहास में भी हम आपसे कभी भी आंख चुरा करके बात करने वाले नहीं हैं। आंख में आंख डाल करके इतिहास में भी हमारी धारा प्रगतिशीलता की, गरीबों के पक्ष की रही है। हम हमेशा करुणामय रहे हैं और हम देश और दुनिया को प्रगति देंगे। और अंतिम बात, भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत विश्वसनीय दुर्ग के बतौर हम भाकपा माले को बिहार और देश में खड़ा करेंगे। ईमानदारी, विश्वास और संघर्ष की ताकत के बतौर खड़ा करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं को हम भरोसा दिलाना चाहेंगे कि हम नाम के लिए नहीं जिएंगे, हम काम के लिए जिएंगे, संघर्ष के लिए जिएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे बीच कांग्रेस के पूर्व राज्य अध्यक्ष मदन मोहन झा जी मौजूद हैं। मदन मोहन झा जी लंबे समय तक मिथिलांचल के इलाके में और पूरे बिहार में कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। हमारा आग्रह होगा कि वो आएं और अपना वक्तव्य रखें। सम्मानित मंच पर बैठे हुए हमारे भट्टाचार्य जी, मंगनीलाल मंडल जी, हाथमी साहब, गुप्ता जी, ललित जी और हमारे जो उद्बोधक थे धीरेन्द्र जी और हमारे सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे गण और सामने बैठे हुए हमारे साथियों, मैं तो अभी आया। सबसे पहले तो मैं आप लोग से माफी मांगता हूं कि मैं कुछ विलंब से पहुंचा और हमसे पहले हमारे सांसद जी का भाषण हो रहा था, मैं सुन रहे थे, उससे पहले तो मैं सुन नहीं सका। लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। हम लोग का इंडिया गठबंधन है और पूरी मुस्तैदी से है और चुनाव में हार जीत होती है। हम लोग निश्चित रूप से इस पर पराजित हुए हैं, लेकिन वो छल बल और इलेक्शन कमीशन, वोट चोरी, सबके मिलीजुली प्रयास से हम लोग की हार हुई है। लेकिन आप लोग का भाकपा माले बहुत ही मुस्तैदी से हमारे इंडिया गठबंधन को भी मजबूती देते रहे हैं और हम लोग को भी मजबूती देते रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ज्यादा बात नहीं करके यही कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरे मुस्तैदी से आप लोग की जो भी लड़ाई होगी
उसमें पहले भी खड़े रहे हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन देश को बचाने के लिए, देश जो आज एक गुलामी के जंजीर से बहुत मुश्किल से आप लोगों ने आजादी दिलाई थी, आज पुनः हम लोग गुलामी के जंजीर में फंसते जा रहे हैं। देश में किसी को भी कोई चीज बोलने की छूट नहीं है। विरोधी दल बोले तो उनको ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, दरोगा सबसे तंग किया जाता है। आज हमने देखा है, लोग यहाँ राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, जिस तरह से विधायकों को डरा धमका करके मत नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया, और आज भी वह चल रहा है। जो दिए हम लोग के साथ, उन पर भी दबाव है। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र पर निश्चित रूप से खतरा है। विरोधी तो है ही, जो उनके साथ या पत्रकार बंधु भी होंगे जो उनके खिलाफ अपना आवाज उठाते हैं, वो भी प्रताड़ित होते हैं। उनके दल के भी लोग जो उनसे समन्वय नहीं रखते हैं, वो भी प्रताड़ित होते हैं। तो आप लोग से मेरा आग्रह है, इंडिया गठबंधन के सभी लोगों से आग्रह है कि एक बार देश को पुनः आजादी दिलाने के लिए हम लोग संगठित होकर भारत की लड़ाई लड़ें, और इस जो एक सरकार बनी है चोरी से, उसको हटाने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे लोकतंत्र पर जो खतरा है वो समाप्त हो सके। ज्यादा बात नहीं करके पुनः मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ। बाहर से भी बहुत लोग आए हैं, उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में दीपांकर जी से पहले मुख्य वक्ता हैं मंगनी लाल मंडल जी। मंगनी लाल मंडल जी राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को शायद ये जानकारी कम होगी कि 74 आंदोलन के एक बड़े नेता मंगनी लाल मंडल जी हुआ करते थे। हम लोग उसमें चौथा पांचवा में पढ़ते थे, और हमारे इलाके में, दरभंगा मधुबनी के इलाके में उनके भाषणों की चर्चा होती थी। और फिर कर्पूरी जी के पूरे आंदोलन के भी वो एक बड़े सहयोगी रहे हैं। तो आपके बीच मौजूद हैं। मेरा आग्रह होगा कि मंगनी लाल मंडल जी आएं और अपना वक्तव्य रखें। ठीक भाकपा माले के सम्मेलन के सभी साथीगण, यहाँ उपस्थित श्री दीपंकर भट्टाचार्य जी, महासचिव भाकपा माले, श्री कुणाल जी, राज्य सचिव भाकपा माले, श्री राजा राम सिंह, सांसद काराकाट माले, श्री सुदामा प्रसाद, सांसद आरा माले, श्रीमती मीना तिवारी जी, महासचिव एप्पा, श्री शशि यादव जी, एमएलए माले, मंजू प्रकाश जी, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग बिहार, श्री मदन झा जी, एमएलसी और कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, श्री आईपी गुप्ता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आईआईपी, श्री बाल गोविंद बिंद जी, प्रदेश अध्यक्ष वीआईपी,
श्री उमेश सहनी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीआईपी, ललन चौधरी जी राज्य सचिव सीपीआईएम, श्री राम नरेश पांडे जी राज्य सचिव सीपीआई, मोहम्मद फातमी साहब राष्ट्रीय जनता दल के नेता, श्री ललित कुमार यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के नेता एवं सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, नमस्कार। मुझे यहाँ आने पर बहुत खुशी हुई है और बहुत साथियों ने अपनी बातें अनेक बिंदुओं पर कही है, लेकिन एक बिंदु, एक भावना समरूप थी, वो थी संघर्ष की बात। मैं थोड़ा विलंब से आया, हालांकि मैं आ गया था पटना में। केडी यादव जी को मैंने कह दिया था मैं 12:30 बजे पटना यदि दरभंगा आ चुका हूं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। संघर्ष की बात सबने कही है, मैंने कहा संघर्ष के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिहार में चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के संरक्षण में जो खेला हुआ, उसी की पुनरावृत्ति बंगाल में हुई। वो महाराष्ट्र से वो खेला चला था और हरियाणा से होते हुए बिहार में आ पहुंचा था। हमने देखा चुनाव के दिन भी हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर थे, उनकी जानकारी में कैसे प्रताड़ित किया गया, पीटा गया और थाना पर बिना मुकदमा के गिरफ्तार करके उनको डिटेन किया गया। कहीं कोई सुनवाई नहीं। पैसा बांटा गया रात में 2 दिन पहले। इलेक्शन ऑब्जर्वर को कहा गया कि पैसा बांटा जा रहा है। पुलिस की गाड़ी के संरक्षण में 2 घंटा 3 घंटा बीत जाने पर भी रिवाइंड पर रिवाइंड करने के बावजूद भी कोई आ, तो यह सब प्रायोजित था, सुनियोजित था। हमने चुनाव के समय में महागठबंधन के लोगों ने कहा ये इलेक्शन निष्पक्ष नहीं है कमीशन, ये पार्टी बन चुका है इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी का ये हथकंडा है। इसे इस्तेमाल होगा और इस्तेमाल चुनाव में होगा बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में। इसीलिए हम यहां हारे नहीं। जनमत हमारे के पक्ष में, बहुमत हमारे पक्ष में, पेटी का खेला हुआ, मशीन का खेला हुआ, और इसीलिए हम आज यह विवश है कि संघर्ष करेंगे सभी मोर्चों पर। पहले ईवीएम को रिमूव करवाएंगे। एक समय था बिहार में ही हम लोग पक्षधर थे ईवीएम के, और पक्षधर इसीलिए थे कि बिहार से ही बूथ कैप्चरिंग शुरू हुआ था। बोल मोहबिया कराम कराम, वोट तुम्हारा राज हमारा, वोट तुम्हारा बूथ हमारा। तो जो गरीब तबके के लोग थे, निसहाय लोग थे, जिनके मुंह में बोल नहीं था, उनका बूथ छाप लेता था। कमजोर वर्ग के लोगों के बूथ को कब्जा कर लेता था पुलिस के संरक्षण में। तो हमने सोचा था कि ईवीएम मशीन वोट डालने की गारंटी करेगा,
लेकिन ईवीएम मशीन से मेरे साथ बड़ा खेला होता है। जब चुनाव के समय में हम यहां घूमते थे तो जगह जगह एक ही खबर मिलती थी, होटल में रुका हुआ है, इलेक्शन कमीशन के लोग हैं। ये कौन है? ये हैकर है, हैक करता है मशीन में। वोट किसी का वोट जा रहा है कहीं। अगर ये बात गलत थी तो ऑब्जर्वर को कहा गया, जहां जहां मालूम हुआ कि होटल में हैकर है, वो हैक करता है, आप इसको पकड़िए। जो ऑब्जर्वर आया था कुछ नहीं पकड़ता था। यहां यह भी कहा गया कि जो ऑब्जर्वर को कहा गया कि ऐसी घटनाएं घट रही है, तो मोबाइल लेता था का बगल में जो बैठा रहता था कहता था somebody is speaking in हिंदी। तो अंग्रेजी बोलने वालों के यहां क्यों भेजा गया? सबको जानते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो भी अधिकारी होते हैं, हिंदुस्तान के किसी कोने में पदस्थापित होंगे, चाहे तमिलनाडु क्यों न हो, वहां हिंदी में काम नहीं हो तो अंग्रेजी हिंदी तो अनिवार्य है उसको जानना। तब क्यों बोलता था somebody is speaking in हिंदी? कहीं न कहीं पहले से ऑब्जर्वर को भेजा गया, जयदेव महाराज से, गुजरात से, बीजेपी रूल्ड स्टेट से। ये सब खेला का हिस्सा था। और खेला का हिस्सा था तो जहां महागठबंधन का वोट मिल रहा था लाइन में, वहां ऑब्जर्वर की सहमति से पुलिस की गाड़ी को भेजा जाता था, लाइन में लोगों को पीटा जाता था, भगाया जाता था। ये सब खेला हुआ है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन से आप न्याय करने की उम्मीद करते ईवीएम के रहते नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उसकी कठपुतली है, हथकंडा है। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, अस्तित्व में बनाए रखने के लिए जो संकल्प आपने यहां लिया है, इतने देर तक हमने सुना है, उस संकल्प के आलोक में हमको और आपको सड़क पर उतर करके संघर्ष करना है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, 20 वर्षों तक बिहार में एक नारा चला था। नारा क्या चला था? सुशासन बाबू, सुशासन का राज। और इस चुनाव में एक नारा चलता था कि बिहार में बहार है। और 2030 तक नीतीश कुमार है। ये दीवालों पर लिखा जाता था, पोस्टर में, कटआउट में, जिसपे ये नारा लिखा जाता था। तो नीतीश कुमार क्यों चले गए? 30 तक वो रहते। कहीं न कहीं तो दाल में काला है। क्यों हटाया गया? इस रहस्य पर्दा क्यों नहीं अभी तक उठा? जिस नीतीश कुमार ने 2 बार महागठबंधन की गोद में आकर फिर गोद से उठ के चला गया, पलट गया, और जिन्हें लालू जी ने कहा कि पलटू राम है, पलटू राम चले गए गद्दी के चलते। और चुनाव प्रचार में देखा गया नरेंद्र मोदी का पांव दबाते हुए, छूते हुए मंच पर, सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए। सुशासन बाबू, 30 तक नीतीश कुमार है, अब बिहार में बहार है, तो 26 में क्यों चले गए भैया इतना जल्दी? कुछ तो बात है। लालू प्रसाद यादव जी को 1100 करोड़ रुपया का आधार बना करके जेल भेजा गया था। जब श्री लालू प्रसाद यादव जी को मालूम हुआ, हम लोग मंत्री थे उनकी सरकार में,
तो लालू जी ने जांच के लिए भेजा सभी कोषागार का कि टीम गई, जांच होकर के आई, प्रतिवेदन समर्पित हुआ। लालू जी ने आदेश दिया एफआईआर करो और गिरफ्तार करो। एफआईआर किया, जो लोग दोषी थे प्रमा फेसी प्रथम दृष्टया उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। अभी तो 72,000 करोड़ रुपया का मामला है, कोई हाई कोर्ट नहीं गया, कोई सीबीआई की जांच की मांग नहीं की। सीएजी ने यानी एजी ने बिहार में अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 72,000 करोड़ रुपया का हिसाब सरकार ने नहीं दिया है। कहां 1100 करोड़ रुपया, कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं। शक करो सुहा करो, ये मुख्यमंत्री थे। अभी एजी ने कहा है कि 72,000 करोड़ रुपए का हिसाब सरकार ने नहीं दिया है। या तो विचलन हुआ, डाइवर्सन हुआ है, या तो गबन हुआ है, या तो दुर्विनियोग हुआ है। ये अपना मंतव्य दिया है एजी ऑफिस ने, सरकार चुप है। कहीं नीतीश कुमार को इसका भय तो नहीं दिखाया गया, इसका डर तो नहीं दिखाया गया। ये भी मामला है, बड़ा मामला है। करोड़ों का पुल ध्वस्त होता जा रहा है, दर्जनों पुल नीतीश कुमार के चलते ध्वस्त हुआ है। इस प्रदेश में सुशासन बाबू थे, यहां चर्चा ललन चौधरी जी ने की है। 4 साल 5 साल 6 साल की बच्चियों की का अपहरण हुआ है, बलात्कार हुआ है और हत्या हुई है। ये तो पहले नहीं होता था, इसी सुशासन बाबू के राज में होता था। हम स्वयं कई जगह गए, जांच रिपोर्ट सब कुछ कहा गया बीजेपी तक। बस्तर मुजफ्फरपुर जिला में एक आदमी के घर पर जाकर गोली मार दिया, मर गया, सिर्फ यह कहने के लिए कि 2 बजे रात में आप किसी के घर की तलाशी क्यों लेते हैं बिना वारंट की। ये पुलिसिया राज है, गरीबों पर जुल्म करने का राज है। नाम सुशासन बाबू। अब 72,000 करोड़ रुपया बिहार के खजाने से चला गया, इसकी कोई जांच नहीं, कोई आवाज नहीं। तो इसके चलते तो नीतीश कुमार को डर दिखा करके नहीं हटाया गया, चुपचाप नीतीश कुमार ही चले गए। लालू यादव पर यह आरोप होता था, महागठबंधन के लोगों को कहा जाता था वहां तो परिवारवाद है, परिवारवाद है। बिना एमएलए बने, अबोध बालक की तरह बिना एमएलसी बने मंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री के पुत्र को, मुख्यमंत्री थे उसके परिवार को, 4-4 5 आदमी का परिवार एमएलए एमएलसी मिनिस्टर है। आज चुप है, क्यों नहीं बोल रहा है? भ्रष्टाचार पर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन 3-4 बार हमारे नेता, समाजवादी नेता जिनकी चर्चा अभी की है, संचालनकर्ता ने जननायक कर्पूरी ठाकुर, वो कहते थे 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, गरीबों का इसी में उद्धार होगा बहुत हद तक, अगर इसकी व्यवस्था हो जाती है। 5 क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। आज गरीबों को इससे वंचित है नहीं कोई सुविधा।
22,000 करोड़ रुपया का वार्षिक बजट तब था जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2005 में। आज नीतीश कुमार का जो बजट है 3,47,000 करोड़ रुपए का करीब। सुशासन बाबू आप हैं, कितनी गरीबी घटी जो ये 5 बुनियादी सिद्धांत है सभ्य समाज के लिए, मानववादी समाज के लिए। वो 5 बुनियादी संकल्पों को पूरा अभी तक क्यों नहीं किया गया? पैसा कहां गया? 3,47,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट है। अपना तो पैसा 60 या 67,000 करोड़ रुपया सरकार का अपना रेवेन्यू रिसीट है। पैसा कहां से आता है? धन्यवाद देना चाहते हैं इस देश को बचाने के लिए नरसिम्हा राव को और मनमोहन सिंह को, जिन्होंने उदारीकरण की नीति देश में लागू की और संविधान में एक डिवोल्यूशन ऑफ फंड का प्रबंध है, उपबंध है, जिसके लिए फाइनेंस कमीशन आता है। इतना पैसा आता है नीतीश कुमार को इस राज्य में, वो वित्त आयोग की अनुशंसा पर, जिसको सेंट्रल टैक्सेज में हिस्सा मिलती है राज्यों को 100 में 41%, उसी में सर्वाधिक बिहार को मिलता है। और सारा खेल इसी पर है। तो गरीबों का उद्धार क्यों नहीं हुआ? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले यहां जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो एक्सट्रीमली बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसको भारत सरकार कहती है, उसका एजेंसी कहती है, उसकी संख्या आज बिहार में सर्वाधिक है। सभी लोगों ने माना है, वर्ल्ड बैंक ने माना है, IMF ने माना है, भारत सरकार की नीति आयोग ने कहा है। तेंदुलकर कमीशन गरीबी रेखा से नीचे का कमिटी तय करती थी कितने बिहार है। आज बिहार पहला राज्य है जहां सबसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग 26% है। नीति आयोग कहता है मल्टी डायमेंशनल मेथोडोलॉजी अप्लाई कीजिए, वो भी अप्लाई किया तो 26% हुआ। पर कैपिटा इनकम कितना है, ये नीति आयोग ने कहा है, हमने नहीं कहा है, महागठबंधन ने नहीं कहा है, वर्ल्ड बैंक ने नहीं कहा है। का सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं वो बिहार में हैं। $2 प्रतिदिन से लेकर $5 तक श्रृंखला बनाई है, श्रेणी बनाया है, वो सब बिहार में है, जिसमें 26% आते हैं। ये पैसा जो आया 3-3 लाख करोड़ रुपया का प्लान आउटले हुआ, बजट पास हुआ, ये पैसा कहां चला गया? ये भ्रष्टाचार पर चर्चा क्यों नहीं होता है? ये पुल ध्वस्त हो जाता है, सड़क ध्वस्त हो जाता है, और बिहार में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि राजनेता, ठेकेदार, अफसर सभी का ये तिकड्डा संबंध है। ये पातला है, पूसा है सुशासन बाबू के राज में। और इसीलिए आज गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए मनरेगा के बारे में बात की, उसके लिए कोई बात नहीं।
गांधी को भुलाने के लिए या गांधी का अमिट करने के लिए राम जी के नाम पर, बीबी जी के नाम पर ये कानून बना है। आपने इसकी लड़ाई के लिए संकल्प लिया है, और जब संकल्प लिया है तो हम आपको बधाई देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने संकल्प लिया है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, हम बड़ी पार्टी है, हम इस हर संघर्ष में जो जनवादी होगा, जो गरीब के लिए होगा, जो बेकार के लिए होगा, जो उन लोगों के लिए जिनको नीचे गरीबी रेखा से नीचे लाना है, जिनका उद्धार करना है, जिनकी बुनियादी आवश्यकता को पूरा करना है, उनके लिए जो भी संघर्ष माले के द्वारा किया जाएगा महागठबंधन, उसमें राष्ट्रीय जनता दल का सक्रिय सहयोग समर्थन रहेगा हमेशा। इन्हीं बातों के साथ अब आप दीपंकर भट्टाचार्य की बात सुनेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी पार्टी की ओर से आप तमाम लोगों को बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, और आप ही की भाषा में आपको लाल सलाम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंतिम वक्ता के रूप में जिनको सुनने के लिए आप बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य, वो आपको संबोधित करेंगे। कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य को लाल सलाम। कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य को लाल सलाम। माफी चाहते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और जो बिहार विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, और जो हम लोग महागठबंधन के हैं, तो पहले से उनका संभवतः प्रोग्राम जारी था, और कल ही उन्होंने हमको कहा कि हम तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो लोग पार्टी के नेता या ललित जी, फातमी जी, सिद्दीकी जी हैं, उनको साथ लेकर के उस सम्मेलन में आप जाएंगे। इसलिए उनके नहीं आने से जो आपके मन में कहीं दूसरी बात हुई है नहीं, उन्होंने शुभकामना दी है, आपको इस सम्मेलन के लिए बधाई दी है, और जो समय पास करेंगे उसमें सहर्ष समर्थन देने की बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेतागण, मंगीलाल मंडल जी, मदन झा जी, राम नरेश पांडे जी, ललन जी, आईपी गुप्ता जी, बालमुकुंद जी, हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता स्वदेश जी, कुणाल जी, प्रभात चौधरी जी, मीना जी, शशि जी, राजा राम जी, सुदामा जी, इस खुले सत्र का संचालन कर रहे साथी धीरेन्द्र जी, और इस सम्मेलन के केंद्रीय पर्यवेक्षक के बतौर तमिल